करो या फिर मुझे ही नहीं दिख रही है स्क्रीन। हाँ दिख रही है। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, अबेटमेंट देखा। अभी हम देखेंगे कंस्पिरेसी। तो कंस्पिरेसी क्या है? सेम, प्लानिंग अ क्राइम टुगेदर। अबेटमेंट में क्या था, कोई इंस्टिगेट कर रहा था क्राइम करने के लिए। इंस्टिगेट क्या है, मतलब वो क्या बोलते हो, उकसा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कंस्पिरेसी में, प्लानिंग अ क्राइम टुगेदर। जब दो लोग मिलके या फिर दो से ज्यादा लोग मिलके एग्री होते हैं, क्या एग्री होते हैं, किसके लिए एग्री होते हैं, क्राइम करने के लिए एग्री होते हैं। एंड एट लास्ट वन ऑफ देम टेक्स एन एक्शन टूवर्ड्स कमिटिंग इट। और एंड में क्या होता है कि उनमें से एक क्या करता है कि वो क्राइम जो उन्होंने प्लान किया है उसको एक्शन में लेने के लिए मतलब कुछ एक्शन करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर इवन इफ द क्राइम इज नॉट कंप्लीटेड द एक्ट ऑफ कंस्पिरेसी इज पनिशेबल। मतलब क्या है कि अगर वो, जरूरी नहीं है कि वो क्राइम ये हो, क्या हो कि कमिट हो, तो भी उसको क्या माना जाएगा, उसको ये ही माना जाएगा, कंस्पिरेसी ही मानी जाएगी। जरूरी नहीं है कि वो उन्होंने जो प्लान की थी कंस्पिरेसी, जो भी क्रिमिनल एक्ट प्लान किया था वो होना ही चाहिए, ऐसे कोई ये नहीं है। तो वो भी उसको पनिशेबल है, कंस्पिरेसी करना मतलब प्लान करना वो भी पनिशेबल है। एग्जाम्पल क्या है, ए एंड बी प्लान अ रॉबरी। सेम सेम एग्जाम्पल है, जो ऊपर दिया था वही एग्जाम्पल है कि वो प्लान करते लेकिन रॉबरी होती नहीं है, मतलब वो रॉबरी एक्चुअल में करते नहीं है। और इसमें उसने स्टेप कौन सा लिया है, बी ने, बी बाइज अ वेपन। इसमें दिया है ना कि वन ऑफ देम टेक्स एन एक्शन टुवर्ड्स कमिटिंग इट। तो इसका एग्जाम्पल यही है कि बी बाइज वेपन। ये जब बी वेपन बाय कर देता है ना, तो ही वो ये हो जाता है कि उन्होंने उसने एक स्टेप लिया है किसके लिए, वो कमिट करने के लिए। सो एडिंग देखा था हमने, हेल्पिंग इन द क्राइम। ये जो अबेटमेंट का, ये कंस्पिरेसी में भी एडिंग सेम है। एडिंग क्या है, हेल्पिंग इन द क्राइम, कि जो भी कोई भी क्राइम कर रहा है तो उसको उसमें हेल्प करना। फिर वो वही है, कोई भी टाइप की हेल्प हो। फिर बाद में हम देखते हैं, शायद मैंने ही डबल डबल पेस्ट किया, सॉरी सॉरी। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि बैंक रॉबरी प्लानिंग। मतलब कंस्पिरेसी का क्या है कि दो और दो से ज्यादा लोग एक साथ एक ऑब्जेक्ट पे सोचते हैं कि वो इलीगल एक्ट करने का प्लान करते हैं, उसको क्रिमिनल कंस्पिरेसी बोलेंगे हम। हाँ, और फिर उसमें क्या है कि जो भी इलीगल बाय इलीगल मीन्स सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कंस्पिरेसी। तो इसमें हमने एग्जाम्पल बैंक रॉबरी का दिया था। फिर बाद में हम देखते हैं क्या है, ऑफेंस अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी। अभी हम ऑफेंस अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी देखेंगे, तो ज़्यादा हमने नहीं लिए, थेफ्ट लिया है, एक एक्सप्लेन करने वाले हैं हम। फिर उसके बाद में हम क्या देखेंगे, इसके बाद में एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डिकॉइटी देखेंगे हम, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देखेंगे। आज तो इतना ही देखेंगे लेक्चर में। तो अभी हम आते हैं थेफ्ट के ऊपर। नहीं, स्क्रीन तीसचो थेफ्ट। हाँ, तर थेफ्ट में क्या है कि हुएवर इंटेंडिंग, थेफ्ट का मीनिंग, सिंपल मीनिंग क्या है, चोरी। मतलब हिंदी में अगर उसको ट्रांसलेट किया फिर मराठी में ट्रांसलेट किया तो भी सेम ही है, चोरी यानी थेफ्ट। तो अभी उसका लॉ में कैसे ये देखते हैं कि हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। तो अभी क्या है, अभी ये पूरा बेयर एक्ट का हमने कॉपी किया है, मतलब बेयर एक्ट की लैंग्वेज आपको दी है। तो देखिए कि क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति, मतलब हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली मतलब पता है आपको कि अच्छे इरादे से नहीं, जब वो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी दूसरे के पोजेशन से लेता है विदाउट उसके कंसेंट के, और वो प्रॉपर्टी वो जब, मतलब एक व्यक्ति जब डिसऑनेस्टली किसी दूसरे की मूवेबल प्रॉपर्टी अपने पोजेशन में लेता है विदाउट उसके कंसेंट के, तो उसको चोरी माना जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी क्या, कि जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो सकती है,
मतलब जैसे कि समझिए कि पानी की बॉटल, तो पानी की बॉटल हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। हाँ, फ्रिज एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तो अनमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हुआ कि ट्री हुआ। ये झाड़ क्या होता है कि जमीन से जुड़ा हुआ होता है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने वो झाड़ जमीन से अलग कर दिया तो फिर वो क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी होगा। और फिर अगर उसको चुरा लिया उस पेड़ को, तो फिर उसने क्या किया, उसको मतलब मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को मूवेबल बना के उसको चुरा लिया। मतलब किसी के मतलब सामने जिसका वो उसका ओनर होगा उस पेड़ का, अगर उसका कंसेंट नहीं होगा और उसने मतलब उसने डिसऑनेस्टली अपने पोजीशन में ले लिया वो पेड़, तो उसको क्या बोलेंगे हम, थेफ्ट बोलेंगे, यानी चोरी बोलेंगे। अभी इसके अश्विनी आगे जाना, इसके बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं। कहाँ पे, मतलब बेयर एक्ट में। तो अभी मैंने डाले, लेकिन अभी हम इतने सारे नहीं देखेंगे, अभी हम इसमें से 3 एक देखेंगे। बाद में आप सबको क्या करना है कि जाइए एक बार बीएनएस में जाइए, बीएनएस बेयर एक्ट ओपन कीजिए और उसमें इलिस्ट्रेशन पढ़िए। ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है आपको, जितने जितने समझ आए उतने पढ़ लीजिए। तो हम अब देखते हैं कि ए कट्स डाउन अ ट्री on a Z's ground with the intention of dishonestly taking tree out of Z's possession without Z's consent. Here, as soon as A served to tree in order to such taking, he has committed theft. अभी मैंने जो पेड़ का एग्जाम्पल बताया ना, तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि उसने जेड के ग्राउंड से क्या किया, डिसऑनेस्टली उसकी जो उसका पेड़ था वो अपनी पोजीशन में ले लिया। और वो भी ए ने जेड के कंसेंट के, मतलब उसका कंसेंट नहीं था। कंसेंट यानी क्या, सिंपल, जब आप किसी को वो देते हैं, क्या बोलते हैं, परमिशन देते हैं अपने विलिंग से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंसेंट। तो फिर अभी सेकेंड हम देखते हैं कि ए पुट्स अ बेट फॉर फ्रॉग्स इन हिज पॉकेट एंड दस इंड्यूस्ड जेड डॉग टू फॉलो इट। हियर ए dogs in pocket, follow it. Here A is intention to dishonestly take the dogs out of Z's possession without Z's consent. A has committed theft as soon as dog has begun to follow A. मतलब क्या करते हैं, अभी यहाँ पे बेट नहीं होगा, वो बिस्किट होगा। तो फिर एक मतलब क्या करता है पता है कि ए क्या करता है कि अपने पॉकेट में कुछ ऐसा रख देता है कि बी का जो डॉग होता है ना, वो ए को फॉलो करे। और वो ए ऐसा क्यों करना चाहता है कि वो उसके डॉग को चुराना चाहता है। और जब जब वो जेड का डॉग ए को फॉलो करता है तब उसको थेफ्ट माना जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है। फिर हम देखते हैं कौन सा, अभी देखिए नेक्स्ट पेज पे जाओ अश्विनी, नेक्स्ट पेज का कोई देखते हैं। हाँ, तो उसका एफ वाला देखते कि क्या है। ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल in the house which Z occupies. Here the ring is Z's possession and A is dishonestly remove it. A commits a theft. मतलब क्या है कि A को एक रिंग मिलती है, कहाँ पे मिलती है, Z के टेबल पे। और फिर वो रिंग किसकी होती है, Z की होती। तो वो मतलब ए को ना एक रिंग मिलती है, टेबल पे पड़ी हुई होती है, तो वो चुरा लेता है और वो रिंग किसकी होती है, जेड की होती है। और जब वो मतलब वो जब रिंग वो वहां से लेके खुद के पास रख लेता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, थेफ्ट बोलेंगे। तो सिंपल है कि आप किसी दूसरे की वस्तु उसके विदाउट परमिशन जब अपने पास रख लेते हो ना, तो उसको हम थेफ्ट बोलेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको थेफ्ट समझ आया हो तो बताना, नहीं समझ आया होगा तो फिर से हम एक बार मतलब एक्सप्लेन करेंगे। अश्विनी नेक्स्ट। अभी ये ऊपर पे मैंने सारे थेफ्ट के एग्जाम्पल दिए, तो आप एक एक करके पढ़ लेना। अभी हम लेते, लेकिन वो बहुत फिर लेंदी हो जाएगा। फिर अब हम देखते हैं कि एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन क्या है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है इसकी डेफिनेशन।
whoever intentionally puts any person in a fear of a injury. आप सभी लोग ना वो वर्ड पे ध्यान देना अच्छे से कि whoever intentionally puts any person in fear of injury to that person or to any other and thereby dishonestly includes the persons to put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion. अब ये पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा पर इजी है. एक्सटॉर्शन यानी क्या कि किसी को धमका के, मतलब इंटेंशनली किसी को धमका के उसकी प्रॉपर्टी ले लेना, अपने पोजीशन में ले लेना. एक तो वो उसको डायरेक्टली धमका सकता है या फिर वो जैसे कि किडनैप मतलब उसके किसी दूसरे को मतलब मैं तुम्हारे समझे कि ए बोलेगा बी को कि अगर तुमने मुझे अपने प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करके तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं कर दी तो मैं तुम्हारे बेटे को गायब कर दूंगा. तो फिर उसने और जब बी अपनी प्रॉपर्टी बी के नाम मतलब उसको जो भी धमका रहा है उसके नाम करता है तो फिर उसको क्या बोलते हैं, तो फिर वो एक्सटॉर्शन हुआ एक टाइप का. जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ए थ्रेटन्स जेड that he will keep Z's child in wrongful confinement unless Z will sign and deliver to a promissory note binding Z to pay certain monies to A. Z sign and deliver a note. A has committed extortion. मतलब क्या दिया है कि सेम अभी जो मैंने बोला कि A क्या करता है, Z को थ्रेटन करता है. किसके लिए थ्रेटन करता है कि वो ए बोलता है कि मैं तुम्हारे चाइल्ड को ये कर दूंगा कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी क्या उसको कस्टडी में रखना, मतलब क्या बोलते एक टाइप का किडनैप कर लेना. और वो कब छोड़ेगा कि जब तुम एक प्रॉमिसरी नोट मुझे दोगे और उस प्रॉमिसरी नोट में क्या होगा, एक सर्टेन अमाउंट लिखी होगी कि वो सर्टेन अमाउंट तुम मुझे जब दोगे तब मैं तुम्हारे बेटे को या बच्चे को छोड़ दूंगा. तो ऐसी धमकी देके जब कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ सिक्योरिटी जब कोई व्यक्ति किसी को अपने नाम पे करवाने को बोलता है तो फिर उसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन. थेफ्ट में क्या हुआ है कि विदाउट कंसेंट कोई किसी दूसरे की प्रॉपर्टी अपने पोजीशन में ले लेता है तो उसको थेफ्ट बोलते हैं. और एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि एक्सटॉर्शन में वो धमकी देके कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर कोई भी मतलब प्रॉपर्टी साइन करवा लेता है तो उसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन. अभी हम जाते हैं रॉबरी पे. तो अभी रॉबरी क्या है, रॉबरी देखते हैं कि रॉबरी इन अभी एक ये जनरल स्टेटमेंट है, इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. मतलब जब रॉबरी होगी ना तो एक तो उसमें थेफ्ट, एक तो वो रॉबरी थेफ्ट इज अ रॉबरी इफ और एक्सटॉर्शन इज अ रॉबरी इफ. इन दोनों कंसेप्ट हम समझेंगे इसका मीनिंग क्या है कि इन ऑल रॉबरी देयर इज अ आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. मतलब एक तो रॉबरी में थेफ्ट होता है या फिर एक्सटॉर्शन होता है. थेफ्ट इज अ रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender for that end voluntarily cause or attempt to cause any person death or hurt or wrongful restraint or fear or instant death or instant hurt or of instant wrongful restraint. अब यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े वर्ड यूज किए इस डेफिनेशन में. तो फिर क्या होता है कि रॉबरी थेफ्ट कब रॉबरी होता है, कोई बता सकता है क्या कि आपको ये पढ़ के कुछ समझ आया हो कि थेफ्ट कब रॉबरी होता है. यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है. जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपको सिमिलर प्रिंसिपल देंगे, ऐसी डेफिनेशन देंगे और फिर नीचे एग्जाम्पल देंगे. तो ये पढ़ के किसी को समझ आ रहा है क्या कि थेफ्ट कब रॉबरी. सिंपल है. यहाँ पे क्या दिया है
कि इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट, मतलब वो जब व्यक्ति थेफ्ट कर रहा हो यानी चोरी कर रहा हो, हाँ, तो इन कैरिंग अवे अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय द थेफ्ट, और वो जो उसने जो मतलब जो प्रॉपर्टी ये की है मतलब जो चुराई है, तो फिर वो चुराते वक्त उसने वॉलेंटरली कॉजेस अटेम्प्ट और कॉज टू अटेम्प्ट एनी पर्सनस डेथ, मतलब वो समझे कि ए या गया बी के घर पे रॉबरी करने यानी चोरी करने गया, लेकिन वो चोरी करते वक्त उसका समझे कि वो उस घर का मालिक जाग गया, तो फिर उसने क्या किया, उस घर के मालिक को चाकू दिखाया, और चाकू दिखा के उसने क्या किया, चाकू दिखा के उसने बोला कि जो तुम्हारी अलमारी है उसके सारे जो जो भी जेवर है वो इस थैले में लाके डाल दो। तो फिर ये क्या हुआ, इस सिचुएशन में क्या हुआ, थेफ्ट इज अ रॉबरी हुआ, कि यहाँ पे उसने क्या किया कि उसने वो सामने वाले को इंस्टेंट फियर दिखाया, किसका इंस्टेंट फियर, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, तो इस वक्त वो क्या होगा, थेफ्ट कन्वर्ट होगा रॉबरी में। अभी हम एक्सटॉर्शन इज रॉबरी कब कब होता है, इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, मतलब क्या है, जब ऑफेंडर एक्सटॉर्शन करते वक्त is in the presence of the person put in the fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, मतलब क्या है कि सिमिलर है कि यहाँ पे वो चोरी कर लेता है, लेकिन एक्सटॉर्शन में हमने क्या बोला था कि जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डरा के वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है, तो सिमिलर सिचुएशन कि अगर किसी ने क्या किया कि ए ने बी के गले पे चाकू रखा और बोला कि ये जो प्रॉमिसरी नोट है ये साइन करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, और जब वो बी प्रॉमिसरी नोट साइन कर देता और उसमें लिखा होगा कि मैं ए को 1 करोड़ दे दूंगा, तो ये 1 करोड़ की प्रॉमिसरी नोट हो गई समझो, तो ये जब जब साइन होती है ना तब फिर इसमें क्या होगा, एक्सटॉर्शन इज अ रॉबरी। अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटॉर्शन हुआ, किसका, रॉबरी में एक्सटॉर्शन, मतलब एक्सटॉर्शन इज अ रॉबरी, वो एक्सटॉर्शन किस में कन्वर्ट हुआ, रॉबरी में कन्वर्ट हुआ। अभी हम इलिस्ट्रेशन देखते हैं इसके, इलिस्ट्रेशन ये है कि फर्स्ट देखते, ए होल्ड्स जेड डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेड्स क्लोथ्स without Z's consent. Here A has committed theft, and in order to committing of that theft, A has voluntarily caused wrongful restraint to Z. Hence, A has therefore committed robbery. तो यहाँ पे क्या किया है कि देखिए वो थेफ्ट कब तक था कि जब तक जेड को पता नहीं हो, मतलब समझे कि एक नॉर्मल चोरी क्या होती है कि आप गए किसी के घर में, आप नहीं क्यों जाएंगे, कोई भी किसी मतलब एक ए गया किसी घर में और उसने, कोई भी नहीं था घर में और कोई भी चीज़ उठा ली और वो वहाँ से भाग गया, लेकिन समझे कि ए किसी घर में जा रहा है और वहाँ पे बी मौजूद है, और फिर ए क्या कर रहा है कि ए उसको मतलब यहाँ पे देख रहा है कि उसने क्या किया कि जेड को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया, ए ने जेड को रॉन्गफुली मतलब कमरे में बंद कर दिया और फिर उसके घर के अगर सामान चुरा लिया, तो फिर उसको ए ने क्या किया, अब ए ने अब थेफ्ट नहीं कमिट किया है, ए ने अब रॉबरी कमिट की है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा फैक्ट हुआ ना तो फिर आपको पूछेंगे कि ए ने क्या कमिट किया, थेफ्ट कमिट किया या रॉबरी कमिट की, तो फिर आप क्या करोगे, उसमें चूज करोगे ए ने क्या किया, रॉबरी कमिट किया, अगर उसने सामने वाले को रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया हो या फिर कोई चाकू दिखाया हो और फिर चोरी की हो तो वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं कि दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, ए मीट्स जेड ऑन द हाई रोड, शो अ पिस्तौल and demand Zed's purse. Miss, change the page. No, sir. Extortion. Third, point number 3. Oh no, sorry, Yes, sorry, but examples, you can't sorry, see sorry, sorry. examples. Okay, okay, okay. Sorry, sorry. Actually, हाँ, ओके। सो हम अब एग्जाम्पल बी देख रहे हैं। सो ए मीट्स जेड ऑन द हाई रोड, शो अ पिस्तौल एंड डिमांड जेड्स पर्स।
मतलब क्या किया, ए जेड को एक हाईवे पे मिलता है और उसको पिस्तौल दिखाता है और क्या बोलता है कि तुम्हारी जो पर्स है वो मुझे दे दो. So in consequences surrender in his purse. Here A has extorted the purse for Z by putting him in a fear of instant hurt and by beginning at the time of committing the extortion in his presence. A has therefore committed robbery. मतलब क्या किया यहाँ पे ए ने जेड को क्या किया है कि हाईवे पे बंदूक दिखाई और बोली कि मुझे तुम्हारा पर्स दे दो. नॉर्मली हम टीवी में ऐसे सिचुएशन देखते हैं, तो सेम सिचुएशन. तो इस सिचुएशन में क्या हुआ होगा कि उसको बंदूक दिखा के उसकी पर्स ले लेता है. तो वो डर जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट हर्ट का ये हुआ है कि उसकी डेथ भी हो सकती है अगर उसने बंदूक चला दी सामने वाले ने. तो फिर यहाँ पे उसने क्या किया, एक्सटॉर्शन किया, यानी डराया उसको और फिर वो उसकी पर्स ले लिए. तो उसमें यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सटॉर्शन इन रॉबरी. अभी हम रॉबरी का थोड़ा एडवांस वर्जन देखेंगे, उसको बोलते हैं डिकॉयटी. तो डिकॉयटी क्या है, अभी यहाँ पे नंबर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो देखिए, व्हेन 5 और मोर पर्सन congenitally commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of a person congenitally committing or attempting to commit a robbery and person present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting, aiding is said to commit dacoity. अभी यहाँ पे क्या किया है, ये थोड़ा वर्ड ये डिफिकल्ट है क्योंकि ये बैरक के है, लेकिन सिंपल है, टर्म सिंपल है. डिकॉयटी यानी क्या, जब 5 से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, रॉबरी कमिट करते हैं. तो रॉबरी में क्या आया, मतलब जब 5 लोग मिलके किसी घर पे जाते हैं, धमकाते हैं, किसी को समझे मार, अगर किसी उन्होंने जब मारा तो वो क्राइम भी हो जाएगा उसमें. समझिए किसी को धमकाया और वो लोग, उनकी नंबर क्या होगा, जब 5 से ज़्यादा होगा तो फिर उसको क्या बोलेंगे, डिकॉयटी बोलेंगे. 5 और मोर पर्सन कमिटिंग और अटेम्प्टिंग एडिंग, फिर वो जब कमिट करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं और या फिर प्लान करते हैं तो फिर उसको क्या बोलेंगे, डिकॉयटी बोलेंगे. शायद मराठी में उसको दरोड़ा या कुछ तो बोलते हैं. तो फिर ये डिकॉयटी है. बस इसमें इतना ध्यान रखिए, जब 5 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं रॉबरी में तो उनको वो क्या होती है, डिकॉयटी बन जाती है. अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे क्या है कि whoever dishonestly misappropriates or convert to his own use any movable property shall be punished with imprisonment or either description for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 2 years and with fine. मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति डिसऑनेस्टली, मतलब उसकी समझे कि उसकी खुद की चीज़ नहीं है और फिर वो मिसएप्रोप्रिएट करता है, मतलब क्या करता है, वो किसी दूसरे की मूवेबल प्रॉपर्टी यूज़ करता है या फिर उसके साथ कुछ भी मतलब उसका इलीगल यूज़ करता है या फिर कुछ भी करता है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे कि डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बोलेंगे. अब इसका एक इलिस्ट्रेशन देखते तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगा. ये क्या है कि ए क्या करता है, ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड. वो जेड की जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने पोजीशन पे ले लेता है. कौन, ए ले लेता है. फिर इन अ गुड फेथ, लेकिन वो क्या करता है, अभी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप अच्छे से पढ़ना हर बार. इन अ गुड फेथ बिलीविंग एट द टाइम ऑफ व्हेन ही टेक्स इट दैट द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिमसेल्फ. मतलब वो ए क्या करता है कि जेड की प्रॉपर्टी ले लेता है अपने पोजीशन पे, लेकिन वो गुड फेथ से ले लेता है. उसको लगता है कि अरे ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, इस वजह से वो ले लेता है. तो फिर यहाँ पे वो क्या है कि वो गिल्टी नहीं है थेफ्ट का, मतलब यहाँ पे उसने चोरी नहीं की है. हाँ, पर लेकिन जब ए आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक, मतलब जब ए को अपनी मिस्टेक पता चलती है फिर भी वो डिसऑनेस्टली एप्रोप्रिएट्स द प्रॉपर्टी टू हिज ओन यूज. फिर भी वो क्या करता है
कि वो जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने पास रख लेता है और वो यूज कर लेता है खुद के यूज के लिए, लेकिन वो प्रॉपर्टी तो उसकी है ही नहीं और अभी तो उसको पता भी चल गया है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ए इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो फिर ए गिल्टी होगा डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन में। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट से तो आपको समझ आना चाहिए विश्वास, और क्रिमिनल ब्रीच यानी क्या, वो मोड़ना, मतलब तोड़ना, किसी का विश्वास तोड़ना। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हुएवर बिगिन इन एनी मैनर इंटरेस्टेड विथ प्रॉपर्टी और विथ एनी डोमेन्स ओवर प्रॉपर्टी क्या है, हाँ, हुएवर बिगिन इन एनी मैनर इंटरेस्टेड with property or with any dominant over property dishonestly misappropriates or convert to his own use that property or dishonestly uses or disposes that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or any illegal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other so to do commits criminal breach of trust। अभी यहाँ पे क्या है कि समझिए कि किसी ने किसी को अपनी, जब कोई व्यक्ति आपको पूरे ट्रस्ट से समझिए कि अपने प्रॉपर्टी का ये दे देता है, क्या देता है, पोजीशन दे देता है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर देता है और उसकी प्रॉपर्टी आपको यूज के लिए दे देता है, लेकिन आप क्या करते हैं कि उसने अपनी इच्छा से अपनी प्रॉपर्टी आपको यूज के लिए देते, लेकिन आप वो अच्छे से यूज नहीं करते, आप क्या करते हैं, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करते हैं। मतलब समझिए कि किसी ने आपको कुछ दे दिया तो आपने वो बेच दिया, तो फिर यहाँ पे आपने क्या किया, उसने आपके ऊपर जो विश्वास रखा था तो उसका आपने ट्रस्ट तोड़ दिया। या फिर कोई जब आपके पास कोई चीज संभालने के लिए देता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपके बीच में और उसके बीच में कि आप उसकी चीज संभाल के रखोगे, लेकिन आप क्या करते हो कि आप वो यूज कर, समझे कि ए ने उसकी बाइक, ए जा रहा है घूमने के लिए दूसरे कंट्री में, तब तक उसने अपनी बाइक क्या की, बी को दे दी और बोला कि भाई ये संभाल के रखना, अगर आपको यूज करनी है तो यूज करना, लेकिन अच्छे से यूज करना। तो फिर बी ने क्या किया, उसकी बाइक यूज की, लेकिन क्या कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया। तो फिर यहाँ पे उसने क्या किया कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया। तो फिर इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, एक मिनट एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसका एग्जाम्पल है कि ए इज अ वेयर हाउस कीपर, जेड गोइंग ऑन अ जर्नी, इंटरेस्ट हिज फर्नीचर टू ए अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट it shall be returned on a payment of a stipulated sum of warehouse room. A dishonestly sells the goods. A has committed criminal breach of trust। मतलब क्या है कि सेम की एक वेयर हाउस कीपर था, फिर जेड क्या एक जर्नी पे जा रहा था, तो फिर उसने क्या किया कि अपना जो फर्नीचर था तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में ये करके उसने क्या किया कि वो जेड ने अपना फर्नीचर ए के पास रख दिया। फिर ए ने क्या किया, वो डिसऑनेस्टली सेल कर दिया यानी क्या कि बेच दिया। तो फिर यहाँ पे जेड ने तो पूरे विश्वास से दे रखा था ना अपना फर्नीचर ए के पास, पर ए ने जब वो बेच दिया तो उसी वक्त उसने क्या कमिट किया, ए हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो अभी हमने ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट समझा, तो ये था लास्ट का। अभी इसके बाद में ना ये भी है, मतलब अभी हम, ये तो इम्पोर्टेंट हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मिसचीफ भी एक कंसेप्ट है। अभी मैं बंद कर देती हूँ रिकॉर्डिंग।